हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग फिर से एक बार आपके सपनों को पंख लगाने, आपके सपनों को हकीकत बनाने, 12वीं के बोर्ड एग्जाम को टॉप कराने आ गए हैं हम लेकर के आपके लिए। क्या मतलब कि चल रहा अनसॉल्व पेपर का सीरीज चल रहा है, तो आज उसी का पार्ट 2 सेट 2 का पार्ट 2 सेट 2 चल ही रहा है, आज इसका चलने वाला है पार्ट 2। और आप अपनी कंसिस्टेंसी को बना के रखिए और बहुत ही अच्छे ढंग से इत्मीनान से पढ़िए ताकि आपके पास कोई समस्या ना आने पाए। उम्मीद मैं यही करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सुकून से पढ़ रहे होंगे, अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए पढ़ रहे होंगे। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम चलते हैं सेट 2 के पार्ट 2 पर। जहाँ से छोड़ा गया था तो यहाँ पे सवाल नंबर अंग्य है, यानी कि हमने वहाँ तक घ तक कर लिया था। ये सवाल नंबर मित्रों आपका अंग्य वाला है और ये किस पार्ट का है मैं बता दूं आपको, आगे 5वां का चौथा का अंग है मित्रों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल नंबर अंग दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको छोड़ के आपको नहीं जाना है क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और एक क्वेश्चन को लगाने में हम लोग तमाम प्रकार के कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। तो वही सीखना है, वही जानना है ताकि आपको समस्याएं कहीं से ना होने पाए। तो शुरू करते हैं भाई अंग्य वाले सवाल का। देखो सॉल्यूशन क्या बोलता है, सवाल कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अंतर्गत क्या बोलता है, मान लिया जाए यह कोई चुंबकीय क्षेत्र एक समान है और जानते हो यह क्या है, इसका मान दिया है B के अंतर्गत L लंबाई की धात्विक मतलब कि छड़ को L लंबाई का मान लेते हैं, L लंबाई का कोई धात्विक चालक छड़ है मान लिया, ठीक है ना। तो तल में ओमेगा कोणीय से घुमाया जा रहा है, इस छड़ को क्या बोला जा रहा है, तल में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है। तो छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहली बात आपने फार्मूला पढ़ रखा हो क्या, E बराबर VL साइन थीटा मित्रों। और बता दूं आपको मैं एक बात ना, तो V क्या है, चालक छड़ का वेग है, और यहाँ पे B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, L क्या है, चालक छड़ की लंबाई है, और थीटा क्या है, V एंड B के बीच का कोण है, V एंड B के बीच का क्या बोलिए कोण है मित्रों। तो ध्यान दीजिएगा, करना क्या होता है, यहाँ पे जो V है रेखीय वेग नहीं है, ये कौन सा कोणीय वेग है। तो V बराबर क्या होता है बोलो मित्रों, R ओमेगा होता है, R ओमेगा B इंटू L लग जाएगा। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है भाई, घबराएंगे दिक्कत बढ़ जाएगी। ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, B कांस्टेंट रहेगा। और एक बात ध्यान दो, पहले मैं बोल क्या रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पूरी लंबाई ये L है, ठीक है ना। यहां मान लो 0, यहां मान लो L, यानी कि 0 से लेके L तक जाना पड़ेगा। और एक बात और, यहां पे जानते हो V, चूंकि V बराबर R ओमेगा होता है, अगर R घटेगा बढ़ेगा तो V का मान क्या बोलो, घटेगा बढ़ेगा। तो मतलब कहने का ये, यहां पे हमने एक लंबाई काटी dx, क्या काट लिया बोलो, dx, जो कि x दूरी पर है, dx काटा गया जो कि x दूरी पर है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, अब यहां से यहां dx काटा गया तो सबका dx काटा जाएगा, आराम से लग जाएगा। तो हमने बोला dx लंबाई की वजह से, dx लंबाई की वजह से उत्पन्न विद्युत वाहक बल, उत्पन्न क्या लगाएंगे, विद्युत वाहक बल क्या होगा, अगर लंबाई छोटी सी है ना मित्रों तो विद्युत वाहक बल छोटा सा आएगा, यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखना ध्यान से, अब यहाँ पे जो R ओमेगा है ना, ये हो जाएगा आपका x ओमेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है बोलो आपकी x है। तो यहाँ हो जाएगा मित्रों आपका A x ओमेगा और B, और यहाँ पे L क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे जानते हो क्या बन जाएगा, अब देखो dx से d बना, फिर अगले dx से d बनेगा, फिर dx से d बनेगा, यानी कि टोटल का समाकलन कर लेंगे तो समाकलन अब क्या, d बराबर क्या आएगा, x ओमेगा b dx आएगा। और जानते हो x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके L तक है, तो 0 से लेके L तक लगा देंगे, ये d कट जाएगा, E बराबर क्या बन जाएगा, देखो ओमेगा कांस्टेंट है भैया, b कांस्टेंट है, x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है भाई, ये होता है x² 2 होता है। और कहां से कहां जाना है, 0 से लेके L तक जाना है, क्योंकि आपको पता है भाई x पावर n dx वाला फार्मूला क्या होता है, x पावर n+1 अपान क्या n+1 होता है, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है ना आपको, ए रुकिएगा, हाँ n+1 होता है, ठीक है ना। तो x पावर 1 था, 1 धन 1 2 बटे 2 लगा देंगे, या फिर क्या बोलेंगे, E बराबर बोल देंगे ओमेगा b, और जहां x है वहां पे L² 2 और -0, कहा है कि 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा,
आएगा, इसलिए बी का मान ई का मान क्या आएगा, ये आएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 आएगा। इत्मीनान से लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड मित्रों, और आप पा जाएंगे 3-4 नंबर। जितना बिटोरना हो बिटोर लीजिए, सहूलियत से अपने पॉकेट में रख लीजिए, करना कुछ नहीं है, फार्मूला वही वाला, बशर्ते जहां वी था वहां कोणीय वेग के देना होने के नाते आर ओमेगा लगा दिया गया। जब आर ओमेगा लगा dx जानते हो, जैसे जैसे देखो भाई, अगर मान लो लंबाई बढ़ेगी, यहाँ पे v का मान कुछ और होगा, यहाँ v का मान कुछ और, इसके लिए v का मान कुछ और होगा। जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा ना तो v का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, x, यानी उसी का हमने समाकलन कर लिया। dx का यहाँ पे आ गया, लंबाई का समाकलन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l तक पूरे रॉड के लिए, तो आपका बन जाएगा E बराबर बी ओमेगा एल का स्क्वायर बाई 2। बहुत टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं अगले वाले मित्रों क्वेश्चन पे। और अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई 5वें का क्या कहता है, 5वें कक्षा वाला सवाल कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस, अपसारी बोले तो क्या मित्रों, अवतल लेंस कह रहा है। ये देखो भैया, ये कह रहा है इसका जो फोकल लेंथ है ना, एफ बराबर आपको दिया है क्या, 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी मान उत्तल लेंस कह लिया। ये आपका क्या है, इसका एफ का मान दिया है क्या मित्रों, 30 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। परस्पर कर मुख्य अक्ष में परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, यानी कि कहा जा रहा है ना, इन दोनों के जो बीच की दूरी है क्या बोलो, ये 15 सेंटीमीटर की है। तो कहा जा रहा है मुख्य अक्ष में एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। कह रहा है मुख्य अक्ष पर एक वस्तु कहाँ रखा जाए, चलो मान लिया यू पे रखा जाए मित्रों, थोड़ा सोच लेंगे काम बन जाएगा। जानते हैं क्या, पहला वाला जो मतलब कि आपका जो पहला वाला लेंस ए वाला है, वस्तु से मुलाकात आपकी होगी, पहले वस्तु ए भी है, मुलाकात पहले अवतल से होगी। तो अवतल लेंस अगर इनके देखो, अवतल लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज, पहले लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए वस्तु वाला काम करता है। पहले वाले लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए वस्तु वाला काम करता है। देखो इनकी फोकस दूरी है 30, अगर मान लो इनके द्वारा बनाया गया इमेज अगर इनसे 30 सेंटीमीटर दूर बन जाए, इनके फोकस पर बन जाए, तो फोकस वाला इमेज कहाँ बनता है बोलो, अनंत पर बन जाता है, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, अगर इनका फोकस 30 पे है तो ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा जो भी इमेज बन रहा है, इनके द्वारा अब 30 सोच लीजिए ना मित्रों, आप क्या करना है यार, ये 15 यहाँ से है ही, यानी कि और 15 और यहाँ अगर इमेज बन जाए, अगर ये 30 पर बन जाए इमेज, तो 30 पर अगर इमेज बन जाएगा तो सुनिएगा ध्यान से, पहले के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए वस्तु वाला काम करता है। ये बन गई वस्तु, ये फोकस पर है, कहां पर है बोलो, इनके फोकस पर है, काम बन जाएगा। अब जब फोकस पर बन जाएगा ना तो वस्तु कहां रहेगी, निकाल लेना है यार। फोकस पे बन जाएगा तो इमेज अनंत पे बनना ही बनना है, क्योंकि जब वस्तु फोकस पे होती है तो इमेज अनंत पर बनता है। लगाओ फार्मूला, 1/f बराबर क्या होता है मित्रों, 1/v माइनस 1/u होता है। और देखो एफ का मान क्या है, इनके लिए एफ का मान है माइनस का 20 बन जाएगा, इक्वल टू 1/v। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए इमेज कितना दूर बन रहा है, इसके लिए इमेज कितना दूर बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखो पूरा यहाँ से यहाँ 30 है, ये 15 अगर निकाल दो तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या आएगी, इमेज की दूरी 15 आएगी, तो यहाँ पे लग जाएगा, चूंकि इधर बना हुआ है तो माइनस का 15 बन जाएगा, माइनस का 1/u बन जाएगा। इसको देखो 1/20, इधर आएंगे प्लस का 1/15 इक्वल टू क्या, माइनस का 1/u आएगा, माइनस का 15 प्लस का 20 ऐसे गुणा कर लें, अपान 300 इक्वल टू क्या, नेगेटिव का 1/u आएगा। सॉल्व करेंगे मित्रों इनको तो आएगा 5/300 इक्वल टू क्या, नेगेटिव 1/u आएगा, ए आएगा 60, गुणा कर लेंगे तो u का मान क्या आएगा, माइनस 60 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि अगर मुख्य अक्ष पर इस अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की वस्तु पर ही, मतलब कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु हो जाए तो अंतिम इमेज कहां बनेगा बोलो, अनंत पर बन जाएगा। इतनी सी बात याद रखिएगा, पहले के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए वस्तु काम करता है, यानी कि ये जो इमेज है ना, इनके लिए वस्तु काम कर रहा है, और ये कहां पर, इनके फोकस पर सेट किया गया है। जब फोकस पर रहेगा तो फोकस का इमेज कहां बनता है बोलो, अनंत पर बनता है। इसीलिए सवाल लग गया, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, वरना आप जाएंगे, आपके लिए बना दिया गया टेलीग्राम चैनल, आप वहां से मास विद मास्टर ऑफिशियल थे, आप वहां ज्वाइन हो जाएंगे
और वहां पे आपको सबका PDF मिल जाएगा, आपका टाइम बचेगा मित्रों। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, ख वाला क्वेश्चन यार क्या बोलता है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, इत्मीनान से, शांति से, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखना है। और क्यों देखना है, क्योंकि टॉप करना मित्रों। तो सवाल कह रहा है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दर्शाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो जब भी व्यंजक प्राप्त करना होता है मेरे भाइयों, तो मैं जानता हूं कि आपको दिक्कत हो जाती है और आपके लिए मतलब बहुत भारी तकलीफ का है, मतलब ये पोर्शन है कि सर व्यंजक प्राप्त करने को देता है। अरे भाई कोई बात नहीं, पढ़ोगे सुकून से, लगन से, मेहनत से तो सब कुछ होगा। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होने जा रहा है। अब पहली बात तो आप ये जानो भैया, ये मतलब यार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है क्या, तो मैं बता रहा हूं यहाँ पे होता है क्या, एक होता है अभिदृश्यक होता है और एक होता है नेत्रिका। अब अभिदृश्यक छोटा होता है, नेत्रिका बड़ा होता है मेरे भाई। यहाँ पे इसका मान लो क्या है, बोलो ए मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब कह रहा है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम इमेज का बनना। यहाँ देखो भाई, ऐसा कुछ करना है कि अंतिम इमेज कहाँ पर बनना है, अंतिम मतलब बनना है कहाँ पर, बोलो ये कहाँ गया यार। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दर्शाइए तथा इनकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। अब ये कह रहा है कि यहाँ देखो, ये मान लो ये कोई वस्तु है आपकी, ठीक है ना। वस्तु चलने वाली दो प्रकार की किरणें कौन कौन सी, बोलो ये पहली बात देखो, पहली किरण यहाँ जाएगी तो बेटा परावर्तन अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी, कोई बात नहीं सर। और जानते हो थोड़ा सा इनको डाउन करते हैं पहले, रुकिए 1 मिनट, ये जाएगी इनकी फोकस से होकर चली जाएगी। और दूसरी वाली जो मतलब कि रे है वह इनकी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी और यहाँ से मित्रों निकल जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे बनने वाला है क्या, इनका इमेज बनने वाला है। और पहले वाले वस्तु के द्वारा जो मतलब इमेज बनता है वो दूसरे के लिए वस्तु काम करता है। पहले वाले लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है दूसरे के लिए वस्तु वाला काम करता है। इसका नाम रख दो, वस्तु का नाम ए भी रख दो, इसका नाम क्या ए डैश और क्या रखते हैं, बोलो बी डैश रख दे मित्रों, ठीक है ना। अब होता ही है, अब यहाँ से एक कहानी और है भैया, अगर स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना है तो डी पर बना देना है, कुछ करना नहीं होता है मेरे भाई। एक किरण कहाँ जाएगी, देखो यहाँ से एक यहाँ आ जाएगी और ऐसे हो जाएगी यार, मतलब समांतर वाला किरण जो है यहाँ से एक समांतर चलेगी, फोकस से गुजर जाएगी। और जानते हो क्या करना है, और दूसरा वाला मान लो ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। पीछे क्या करना है, इनको इधर बढ़ा के आगे करना क्या होता है, थोड़ा सा बढ़िया से इसको बनाते हैं। एक सेकेंड, करना क्या है, इसको भी थोड़ा सा आगे करते हैं, ऐसे करते हैं। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कहाँ गए यार, हाँ यहाँ देखो, ये यहाँ से जा रहा है, इसको निकाल दो, यहाँ से निकाल दो। और एक किरण क्या है, यहाँ से निकाल दो। तो जब आगे नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, बोलो पीछे मिला देंगे इसको, और क्या है पीछे मिला देंगे। ये मान लो आपका अंतिम इमेज कहाँ बन गया, बोलो डी पर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम इमेज कहाँ बन गया, बोलो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन गया। ये आपका किरण आरेख हो गया। अब करना क्या है, हाँ ये बोलना, ये जो डबल डैश बी डबल डैश है ना, यही आपका अंतिम प्रतिबिंब है। तो ये क्या बोलिए, ये आपका है अंतिम वाला प्रतिबिंब है। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, इत्मीनान से देखना है। पहले लेंस के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए वस्तु वाला कार्य करता है, तो करना कुछ ना, यहाँ से सेट कर लें इसको है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, होता ये है आपको प्रूफ करना है m बराबर, मतलब कि इनकी आवर्धन क्षमता m बराबर प्रूफ करना है। क्या जो फार्मूला होता है क्या होता है, मिल जाएगा, परेशान ना होइएगा। एक बात सुनना ध्यान से, m बराबर फार्मूला वैसे नॉर्मली क्या होता है, अंतिम मतलब अंतिम इमेज द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण क्या होता है, बोलो भैया अंतिम इमेज द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, नेत्र पर बना क्या दर्शन कोण। और होल का अपान क्या होता है भैया, अपान क्या होता है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मतलब रखा वस्तु है तब बना दर्शन कोण। यानी कि फार्मूला होता है m बराबर क्या, बीटा अपान अल्फा होता है। मेरे भाई ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देखो भैया ये आपका बन जाएगा बीटा,
इमेज क्या बन जाएगा बोलो बीटा। और ये बताओ जानिएगा ये क्या है आपका यूओ है, ये क्या बोलो ओ माने ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव से वस्तु की दूरी है, और ये क्या है ये आपका वीओ है यानी कि ऑब्जेक्टिव से इमेज की दूरी है। अच्छा ये क्या है ये आपका मतलब यूई बन जाएगा, यूई माने क्या होता है नेत्रिका से वस्तु की दूरी, और ये क्या बन जाएगा बोलो वी बन जाएगा, वी क्या होता है नेत्रिका से इमेज की दूरी। अरे भाई पहले के द्वारा बनाया गया इमेज नेत्रिका के लिए वस्तु वाला काम करता था, यूई बन गया यानी कि आईपीएस का वस्तु की दूरी बन गई है, और वी क्या होता है आईपीएस के लिए इमेज की दूरी बन जाएगा। ये करना है क्या है यहाँ देखिएगा हम बोलेंगे चूंकि tan बीटा बराबर क्या होता है मित्रों tan बीटा, यहाँ देखिए तो आपको मिलेगा a डैश b डैश लंब हो जाएगा a डैश b डैश बटे आधार क्या है यूई है, ठीक है ना, आराम से बनाइएगा। और चूंकि हम बोलेंगे बीटा बहुत छोटा है, जब बीटा बहुत छोटा होता है और इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे बीटा बराबर क्या बन जाएगा a डैश b डैश बटे यूई बन जाएगा। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, समीकरण नंबर 1 बनाते हैं मित्रों, ठीक है ना। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा क्या यम बराबर मित्रों आपने पढ़ा होगा लेंस के फार्मूले में v अपान यू होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा v नॉट, इसके लिए v नॉट यानी कि वीयू बन जाएगा, और इधर निगेटिव का दूरी ले लेंगे, आपतित किरण इधर जा रही है नापने पोल तो इधर आएंगे, अगर आप ध्रुव से नापने इधर आएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा बोले यू नॉट बन जाएगा। और आपने फार्मूला पढ़ रखा है क्या हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ से निकालिए हाइट ऑफ, इसके लिए हाइट ऑफ इमेज क्या बोलो ये आपका हो जाएगा a डैश b डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या बोलो मित्रों आपका, और ये होगा माइनस का ना जी, और इसका क्या बन जाएगा बोलो ये बन जाएगा ए बी बन जाएगा। और अगर मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके आऊं मित्रों तो क्या होने वाला है ये बन जाएगा, या फिर क्या यहाँ से वी ए नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, वी नॉट बटे यू नॉट बराबर क्या बन जाएगा a डैश b डैश, क्या a डैश b डैश रहने दीजिए, और यहाँ देखो ए बी का मान क्या है आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसलिए अगर निकाला जाए a डैश b डैश का मान तो क्या आएगा वीओ एच ओ अपान क्या बोलो यूओ आ जाएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं इसको 2 बना लेते हैं, ठीक है ना जी। अब यहाँ देखिएगा अच्छा अल्फा क्या होता है भैया, अगर अल्फा देखा जाए वह होता है जो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर होता है, ये आपका वस्तु ए बी है, तो मैंने क्या बोला इसकी हाइट एच ओ है, तो हम बोलेंगे tan अल्फा बराबर क्या बन जाएगा बोलो लंब बटे क्या बोलो आपका आधार बन जाएगा डी। और हम जानते हैं यहाँ पे अल्फा भी क्या बहुत छोटा होता है, तब हम क्या बोलेंगे मित्रों तब बोलेंगे अल्फा बराबर एच ओ अपान क्या बन जाएगा बोलो डी बन जाएगा। अब कहानी खत्म करते हैं, अब करना है क्या हम बोलेंगे यहाँ से मैं यहाँ जगह यहाँ लगा दे रहा हूँ, हम बोलेंगे चूंकि m बराबर क्या है बोलो बीटा अपान अल्फा है, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा, बीटा का मान यहाँ से निकालिए, कहाँ गया a डैश b डैश अपान हुई है ना, तो a डैश b डैश का मान क्या बोलो वी ओ एच ओ अपान क्या बोलो यू ओ है, और यहाँ पे क्या यूई पहले से मौजूद था भैया, और अल्फा का मान क्या बोलो एच ओ अपान डी है, अल्फा का मान यहाँ से दिया हुआ बीटा tan अल्फा, क्योंकि देखो यहाँ पे अल्फा अगर 1 अपान अल्फा निकालेंगे तो डी अपान एच ओ आ जाएगा, ठीक है ना, डी अपान एच ओ कट जाएगा, इसलिए यम का मान क्या आएगा बोलो वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान क्या बन जाएगा यूई बन जाएगा। और ये आपका फार्मूला प्रूफ होता हुआ, लेकिन ध्यान दीजिएगा वी ओ क्या है, वी मतलब आपके इमेज की दूरी है अभिदृश्यक से, और यूओ क्या है अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी है, और डी क्या है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी होती है 25 सेंटीमीटर, और यूई क्या है मतलब यूई ए वाला होता है नेत्रिका से वस्तु की दूरी, यानी पहला वाला जो इमेज बनाया है उसी की दूरी नेत्रिका से कहा रहा है, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला बन गया और चिन्हों के साथ काम खत्म हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट 2 ही बात होती है भैया, आप इसको देख लो ध्यान से, ए वाला फार्मूला बीटा अल्फा का मान निकाल के आराम से पुट करना होता है, बीटा कैसे निकलता है आप अंतिम वाली इमेज से निकाल लेंगे, अल्फा कहाँ से बनता है डी वाली दूरी पर बन जाता है, ठीक है ना। तो करना है क्या गलती मत करना, यहां से मत निकालना, अल्फा तब बनता है कब जब डी पे वस्तु होती है तब अल्फा बनाया जाता है मित्रों। तो ये वाला सवाल आपका लग गया, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट। चलते हैं जल्दी से आगे वाले को लगाते हैं। और हाँ मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको नंबर गेन करना है बढ़िया से लेके आना है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, विदाउट स्ट्रगल कुछ पॉसिबल नहीं मेरे भाई। स्ट्रगल करिए और जल्द मतलब कि जम के करिए और आप मतलब कि आगे निकलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ लगी रहेंगी। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ग नंबर सवाल कह रहा है आपसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, व्हीटस्टोन साहब का ब्रिज है भैया, पुलिया उनका बनाएंगे आराम से। तो होता है क्या सिद्धांत, पहले हम बोलेंगे चित्र के अनुसार,
बहुत बढ़िया से, मतलब कि जानते हो रटा रटाया ज्ञान नहीं लिखना है मेरे भाई, चित्र के अनुसार हम क्या बोलेंगे, एबी स्टोन देखना ध्यान से क्या कर रहा है, कैसे लिखना है आप देखिएगा। ये बिल्कुल नहीं कि किताब का फार्मूला रट रहे हो, वैसे वैसे कुछ नहीं। जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो अभी कई साल का पढ़ाया हुआ इंद्रान है मेरे भाई, तो वो आपको समझता है बढ़िया से। मान लो ये R1 है और ये R2 है, R3 है और ये मान लो क्या बोलो R4 है, और यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ बैटरी लग जाए मित्रों, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन साहब के अनुसार हम क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन सिद्धांत के अनुसार, व्हीटस्टोन सिद्धांत के अनुसार हम क्या बोलेंगे, अगर क्या भैया, अगर मान लो यदि R1 बाई R2, R1 बाई R3 है, R1 बाई R3 बराबर क्या बोलो R2 बाई R4 है। अगर R1 बाई R3 बराबर R2 बाई R4 है तो बीच वाले में जो R5 है यहाँ कोई धारा बहने वाली नहीं है, तो हम बोलेंगे तब R5 प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब आगे भी प्रवाहित नहीं होती है। अगर आपको आगे भी लिखना है मित्रों तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पॉइंट ए बनाइएगा, यहाँ पॉइंट बी बनाइएगा, तो लिखिएगा क्योंकि क्या पोटेंशियल एट पॉइंट ए बराबर क्या पोटेंशियल एट पॉइंट बी कर दीजिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। आंसर नहीं है, सिद्धांत लिखना था, बहुत आराम से हमने मैथमेटिकल लिख दिया और काफी एक्सप्रेसिव, यानी कि ऐसा लग रहा है देखने में कि हाँ बढ़िया लग रहा है यार, ज्यादा लिखना नहीं पड़ता यहाँ पे। इसी में कह रहा है, एक सवाल दिया हो मेरे भाई, कह रहा है 20 20 20 20 20 20 60 वोल्ट 10 10। जब ऊपर का सभी प्रतिरोध समान रहे, नीचे का समान रहे, तो आप ध्यान दीजिएगा इस वाले में कोई करंट नहीं बहेगा। आपके पूरे परिपथ से दो लोग हट गए, ऊपर 60 ओम नीचे 60 ओम, आपको निकालना मीटर का धारा नापना मेरे भाई। दिए गए परिपथ द्वारा मापी गई धारा निकाल लिया, मीटर में कितना धारा फ्लो कर रहा है। ऊपर 60 है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर 60 है 60 ओम का, और नीचे कितना है बोलो 60 ओम का है। तो जब भी ऐसा सिमेट्रिक आपको मिल जाए तो बहुत तकलीफ नहीं लेनी है मेरे भाई, 60 वोल्ट। अच्छा बोलो पहले इनका नेट क्या आएगा, अगर समांतर क्रम में दो लोग लगे हों तो नेट क्या आता है, दोनों का गुणनफल बटे क्या दोनों का योगफल होता है मित्रों। ये 3600 बटे क्या 120 कट जाएगा, ये आएगा 30 ओम, आर नेट का मान 30 ओम आएगा। तो आई बराबर क्या वी अपन आर होता है, तो वी अपन 60 वोल्ट दिया है और आर का मान 30 ओम है, बराबर क्या आएगा बोलो 2 एम्पियर का आ जाएगा। बहुत आराम से इत्मीनान से सुकून से इनको नोट कर लेना है, तकलीफ नहीं लेनी है। 2 एम्पियर यहाँ करंट आपको शो करेगा, यानी कि अमीटर भैया बताएंगे 2 एम्पियर वाला करंट हो जाएगा ना। इनको जल्दी से नोट कर लो मेरे मित्रों। अब मैं चलूंगा अगले वाले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप कंसिस्टेंसी बना के रखे होंगे और आप बढ़िया से पढ़ पा रहे होंगे। तो हमारी उम्मीद पे खरे का उतरिएगा। करना क्या है, टॉप करना है सर, और कुछ नहीं करना है। अगला वाला देखो भाई, कह रहा है घ वाला ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण करना है मेरे भाई, व्याख्या करनी है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले से बना रखा है। देखो क्या होता है, ये देखो चालक है और ये क्या है बोलो अचालक है मान लो, और यहाँ पे क्या मानते हैं बोलो ए मान लिया आपका भैया अर्धचालक है। तो यहाँ पे दो बैंड होते हैं। कौन कौन से बैंड होते हैं देखो भैया, एक होता है संयोजी बैंड और एक होता है चालन बैंड। क्या होता है बोलो, एक ऊपर वाले को बोलते हैं चालन बैंड और नीचे वाले का नाम क्या बोलो, नीचे वाले का नाम ये देखिएगा संयोजी बैंड है, ठीक है ना। और यहाँ देखिएगा वही काम यहाँ भी करना है और वही काम यहाँ भी करना है, ठीक है ना। और बीच में जो जगह बच रहा है ना उसको ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम बोलेंगे चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड और ऊर्जा बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग होता है। देखो भाई हम क्या बोलेंगे, मतलब चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल है 0.07 के आसपास, 0.07, कभी कभी ओवरलैप भी कर जाते हैं। या हम फिर बोलेंगे चालक बैंड या चालक बैंड वे बैंड, चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉनों को जाने में सुगमता हो। अचालक क्या होता है मित्रों, अचालक वे मतलब पदार्थ होते हैं
हैं जिनमें ऊर्जा अंतराल क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ऊर्जा अंतराल क्या होता है बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। और अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं भैया जिनमें क्या बोलते हैं, ऊर्जा अंतराल कितना होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो बहुत आराम से इत्मीनान से लिखिएगा, चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। और अचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का होता है। और अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल कितना होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है ना, अगर ऐसा लिख देंगे आप पूरा नंबर पा जाएंगे। और ये आपकी आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है, स्टार लगा दिया गया पहले से, इसको नहीं लगाना है, इसको आप आराम से लिख लीजिएगा। कहानी है, रटना बिल्कुल नहीं है, सबको सुनानी है, कहानी है सबको सुनानी है। अब चलते हैं भैया अंग्या वाले सवाल पे। अंग्या वाला क्या दिया हुआ है, मैं पूरी कहानी पढ़ रहा हूं। यदि न्यूट्रॉन नाभिक, न्यूट्रॉन मतलब नाभिक है भैया, और अल्फा कण की बंधन ऊर्जा, और अल्फा कण मतलब कह रहा है इनकी बंधन ऊर्जा दिया गया है। अब क्या दिया गया है, पर न्यूक्लियन क्रमशः 1.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट व 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो निम्नलिखित अभिक्रिया में Q का मान ज्ञात करना है। अभिक्रिया क्या है, देखो भैया 2 है और यहाँ पे यही आपका न्यूट्रॉन है मेरे भाई, यही न्यूट्रॉन है। और ये क्या है, A2 यहाँ रहेगा, A2He क्या है यहाँ पे 4 है मित्रों, ठीक है ना, प्लस का Q, कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखो यहाँ पे कुल क्या लोग हैं, कुल 2 लोग हैं यहाँ पे। ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या, न्यूक्लियानों की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या, न्यूक्लियानों की संख्या। 2 लोग पहले से हैं, गुणा कर लो। और एक न्यूक्लियान की बंधन ऊर्जा क्या बोलो, 1.25, तो 2 लोग की 2 गुणा कर लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास न्यूक्लियान 4 हैं, द्रव्यमान संख्या है भैया, द्रव्यमान संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों संख्या के जो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों संख्या को जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा बोलो, न्यूक्लियानों संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियान है और एक न्यूक्लियान की ऊर्जा 7.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तभी यहाँ पे क्यू लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 1.25 2 जा 2.5 आएगा, ये 5 आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और ये कितना आएगा, 4 चौके 16 और यहाँ पे 4 सत्ते 28 और 1 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो कितना, यहाँ देखिए बच्चों, इनसे कितना है ज्यादा है, तो 29.6 माइनस 5.0 तो 24.6 आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए Q का मान क्या आएगा, 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। क्या आएगा बोलिए, 24.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, यानी इनकी ऊर्जा इनसे इतनी ज्यादा है भाई साहब, इसीलिए यहाँ पे Q अलग से जोड़ा गया, ठीक है ना। तो करना कुछ है, जितना ऊर्जा का अंतराल आ रहा है उसे घटा लेना है और Q का मान आपको निकाल के पॉकेट में रखना है मेरे भाई। छोटा सा सवाल है जो भी मतलब आपको 3 नंबर बहुत आराम से दिला सकता है, बस घबराइएगा नहीं भाई। यहाँ पे यही न्यूक्लियान होते हैं, यानी द्रव्यमान संख्या ये क्या होता है, न्यूक्लियान होता है। एक न्यूक्लियान की ऊर्जा आपको दी गई है तो यहाँ पे 4 न्यूक्लियान है, गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 न्यूक्लियान है, गुणा करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वरना आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको वहाँ सारा मिल जाएगा। अब यहाँ देखो भाई, छठवां सवाल क्या बोलता है इनका, छठा सवाल बोल रहा है आंशिक परावैद्युत से भरे पदार्थ से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सेट 1 में सवाल लगवाया गया है और एक ही सवाल बार बार लगवाने मतलब नहीं बनता। आप भी कहोगे यार कितना रगड़ रहा है जुट्ठे में यार, है कि नहीं, है तो रगड़ना बिल्कुल नहीं उनको है। पहले वाले सेट में जाइए, इत्मीनान से देख के आइएगा, ठीक है ना। आगे वाला सवाल लगा सकते हो आप। यहाँ पे कह रहा है यदि संधारित्र को 100 माइक्रोकूलाम तक आवेशित किया गया हो तथा संधारित्र के अंदर रखे गुटके का परावैद्युतांक 2.0 हो तो संधारित्र के अंदर रखे परावैद्युत गुटके पर उत्पन्न प्रेरित आवेश का मान निकालना है। तो भैया एक बात जानिएगा, प्रेरित आवेश का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला Q डैश का फार्मूला होता है Q ब्रैकेट में 1 माइनस 1/K, और यहाँ पे Q का मान क्या है, 100 माइक्रोकूलाम है, और 1 माइनस 1/K का मान क्या है, 2 है भैया। तो 100 माइक्रोकूलाम और गुणे क्या, 1 में से घटाएंगे आधा तो आएगा आधा, 1 कट जाएगा तो ये आपका आएगा 50 माइक्रोकूलाम आंतर बन जाएगा। होता कैसे मेरे भाई, देखो ध्यान से, ये आपका संधारित्र है मान लो,
ये मान लो यहाँ पे कुल चार्ज Q है, तो प्लस का Q माइनस Q भैया। तो यहाँ पे एक रखा है, पट्टी भरा पड़ा है, ठीक है ना, मतलब ये पट्टी भरी है परावैद्युत पदार्थ वाली। तो जानते हो जब यहाँ से आप करंट को टच कराओगे ना तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला क्या चाहेगा, इनके नेगेटिव को इधर बुलाना चाहेगा, और ये नेगेटिव वाला क्या चाहेगा, इनके प्लस को यहाँ बुलाएगा। यानी कि देखो पहले वाले का वैद्युत क्षेत्र यहाँ बन रहा था और ये वाला इनका अपोज करता है। तो जो है ये आवेश मतलब इंड्यूस हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, उन्हीं का मान Q डैश बराबर क्या, Q ब्रैकेट में 1 माइनस 1/K होता है। Q का मान 100 यहाँ दिया हुआ है इस वाले प्लेट का, और K का मान 2 मतलब दिया गया वहाँ पे। वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर को लेके आएंगे। इत्मीनान से सुकून से, कितना आपको मजा आ रहा होगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस हमको नहीं आता तो हमको परेशान करते हैं, लेकिन परेशान नहीं होना है। अब चलते हैं आपको लेकर के अगले वाले क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 7 मेरे भाइयों क्या बोलता है, सवाल नंबर 7 कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, और कह रहा है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ कूलाम से आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, B का मान दिया, देखो भाई B बराबर क्या 4I कैप प्लस 3J कैप, ठीक है ना, और इसका वेग का मान दिया है -75I कैप प्लस का क्या 100J कैप, ठीक है ना जी, में प्रवेश करता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। ए वेक्टर B का मान दिया है, वेक्टर B का मान दिया है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, ऐसे बाएं हाथ निकालिएगा। अगर अपने हम बाएं हाथ की अंगूठे और उनके दोनों पास वाले अंगुलियों को परपेंडिकुलर करें और अंगूठा कहाँ जाए, सॉरी जो मतलब कि तर्जनी वाली अंगुली कहाँ जाए, चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाए, और जो बीच वाली अंगुली भैया वो कहाँ जाए, मतलब कि उसके वेग की ओर जाए। किसके वेग की ओर जाए बोलो, आवेश के वेग की ओर जाए, यानी कि धारा की ओर। आवेश के यहाँ लगा लो धनात्मक आवेश की ओर कर दो, आवेश के वेग की ओर कर दो। और जान दो तब क्या जो अंगूठा होगा वह आपके मतलब कि आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, या अंगूठा जो होगा आपके चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना भाई। तो यहाँ देखिएगा ए वाला क्या है चुंबकीय क्षेत्र में, और एक यहाँ बोलो धारा की ओर चला जाएगा। तो एक कहाँ बताएगा, एक मतलब चालक तार पे या आपके आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ देखो भैया फार्मूला क्या होता है, यह बराबर क्या होता है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होता है मेरे भाई। तो F बराबर क्या होता है, ए वेक्टर लगा लीजिए। Q का मान क्या दिया है 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁹ कूलाम, और वेक्टर V का मान क्या है -75I कैप प्लस का 100J कैप दिया है मेरे भाई, और यहाँ पे क्रॉस लगाना है, और ये क्या बोलो 4I कैप प्लस का क्या बोलो 3J कैप है मेरे भाई। अब करना कुछ नहीं है, अब जानते हो क्या करना होता है, आप इसको बनाइए पहले I कैप J कैप और यहाँ बनाओ K कैप। तो यहाँ देखिएगा I कैप वाला -75 और 100 और यहाँ पे लगाओ 0, और यहाँ पे 4 और 3 यहाँ पे क्या लगाओ 0। देखो भाई गुणा करने का प्रोसेस क्या होता है, अगर आई वाला करेंगे तो ढकना पड़ेगा, आई वाला रो और आई वाला कॉलम ढक लीजिएगा, ए 0 पूरा आ जाएगा, मतलब नहीं बनेगा। जे वाला लगाएंगे तभी जे वाला रो कॉलम ढक लेंगे तो ए वाला गुणा 0 ए गुणा 0 आएगा, तो खाली के वाला बचा है, ठीक है ना, मैं खाली वही कर ले रहा हूँ यहाँ से। तो ये आएगा 10⁻⁹ और के वाला क्या है ऐसे आएगा ना जी। तो देखो 75 गुणे 3, यहाँ पे के कैप लगा लो, तो 75 गुणे क्या बोलो 3, और माइनस का 75 है, और माइनस क्या बोलो 400, ठीक है ना। तो ये आएगा आपका 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाई 75, तो यहाँ मित्रों होता 225 माइनस का और 400 माइनस का क्या बन जाएगा, माइनस का 625 बन जाएगा, और के कैप, और जानते हो गुणा करने पर क्या आएगा, ये आएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाई क्या 10 पावर बेटा बन जाएगा -7, और यहाँ पे नेगेटिव का के कैप, यानी कि दिशा भी आपकी आ गई और परिमाण भी आ गया। ये परिमाण है और ये क्या बोलो दिशा, यानी कि जेड अक्ष के विपरीत दिशा में बल काम कर रहा है। ये आपका आंसर बहुत खूबसूरती से आ गया। परेशान नहीं होना मेरे भाई, आपको क्रॉस वाला गुणा करने आना चाहिए बस। क्रॉस वाला गुणा क्या बोलता है, एक बार जिनका भी आप ले रहे हो यहाँ जिनको मतलब पकड़ रहे होते हो उनको रो कॉलम को ढकना होता है, बाकी 4 लोग जो बचते हैं उनका गुणा करना पड़ता है तिरछी तिरछा वाला। तो ये वाला सवाल तात्मा वाला भैया हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आपको लेके सवाल नंबर 8वें के ऊपर। इत्मीनान से सुकून से शांति से पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे दिक्कतें बढ़ेंगी, तकलीफें आएंगी, जो मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो मित्रों। तो चल
चलते हैं आपको लेके सवाल नंबर 8वां, और हमको लगता है भैया ये सवाल नंबर अंतिम है इस बार का, और अंतिम सवाल लगाने जा रहे हो। थोड़ा सा मुस्कुरा लो, थोड़ा सा आराम करो, सांस तो चैन की ले लो मेरे भाई। तो कह रहा है धारा निकालना है, परिपथ देखो यार, मतलब प्रतिरोध पर विभवांतर निकालना है, एल व सी के बीच कलांतर निकालना है, और बड़े आराम से 5 नंबर लेके आना है। तो भैया देखो यार क्या बोलता है, एक सेकेंड, ये बोल रहा है वी का मान दिया है क्या, वी बराबर दिया है 400, और साइन क्या दिया है 10 पाई टी दिया है। और यहाँ पे एक बात है कि इनका वोल्टेज सेम है, जो वोल्टेज एल का है वही वोल्टेज सी का है। अगर ऐसा हो जाए ना तो परिपथ कैसा है बोलो, परिपथ भैया हो गया अनुनादी, और जब परिपथ अनुनादी हो गया ना ये पूरा खत्म, इनका कोई मतलब रहा ही नहीं मेरे भाई, अब खत्म पूरी कहानी। अब यहाँ पे क्या बोलो, वी नॉट का मान क्या दिया है 400 वोल्ट दिया है, और वहां से देखो बेटा कहाँ दिया, आर का मान क्या है केवल 200 ओम दिया है। तो आई बराबर क्या होता है, वी बाई आर होता है, तो 400 बटे 200 बराबर क्या आएगा, वो 2 एम्पियर आएगा। आई का मान आपका पहला वाला सवाल का आंसर आ गया। और बोलता है प्रतिरोध पर विभवांतर कितना आएगा, तो कोई है ही नहीं है भाई साहब, खाली 400 वोल्ट से अकेले वो पड़े हैं, तो प्रतिरोध पर विभवांतर क्या आएगा, दूसरे वाले का आएगा 400 वोल्ट, पूरा वही पा जाएंगे। और तीसरा क्या बोलता है, यल व सी पर विभव के बीच, यल तथा सी पर विभव के बीच कलांतर। तो यहां देखिएगा एल व सी देखो पूरा हो गया खत्म, मतलब यल व सी के विभव के बीच कलांतर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे जान पाएंगे पूरा एक खत्म हो गया, तो कलांतर क्या आएगा मेरे भाई 0 डिग्री का आएगा। अंतर कर लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको सारे मतलब प्रश्न समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं पे आपको समस्याएं आती हैं तो हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा काम कर सकूं। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम आने वाला है और आपके अंदर डर बना हुआ है। तो डर खत्म करने के लिए हम फिर आएंगे अगला सेट लेकर के। और मैं बोल दे रहा हूँ, अगर प्रीवियस ईयर का यानी कि 2023 का 7 सेट अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 2024 का सेम पेपर वही आने वाला है। तो घबराना नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।